नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। सीधा सवाल, डिजिटल दंगाइयों की आरती उतारें। जिस दंगा ब्रिगेड ने त्रिपुरा के बहाने फिर देश में सांप्रदायिक आग भड़काने की कोशिश की, आरती उतारे उनकी। त्रिपुरा पुलिस पत्रकार श्याम मीरा सिंह को यूएपीए की धारा के तहत पूछताछ के लिए नोटिस भेजती है, क्योंकि श्याम मीरा सिंह ने ट्विटर पर लिखा था त्रिपुरा जल रहा है। उस समय जब त्रिपुरा से तमाम तस्वीरें आ रही थीं, विजुअल्स आ रहे थे, वहाँ के लोग जो लोकल लोग हैं वो ये कह रहे थे कि हमारे लिए आवाज़ उठाइए। और इसी मामले पर वहाँ की हाई कोर्ट ने, त्रिपुरा हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर स्वतः संज्ञान लिया और सरकार से कहा कि इस मामले में आप क्या कर रहे हैं और त्रिपुरा में क्या हो रहा है। तो आप देखिए कि जो बात इस देश की हाई कोर्ट कह रही है, वही बात अगर एक पत्रकार कह देता तो उस पर यूएपी लगा दी गई। ऐसे डिजिटल दंगाइयों की पूजा करें, इनकी आरती उतारें, मेडल पहनाएं, या आतंक विरोधी कानून लगाकर इन्हें तुरंत जेल में घुसने की जरूरत है। एडिटर्स गिल्ड ने आलोचना की है कि जांच के स्तर पर इस तरह की सख्त धाराओं को लगाने का यही मतलब है कि पुलिस असहमति को कुचलना चाहती है। सवाल इसलिए क्योंकि त्रिपुरा पुलिस ने, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर है, 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ आतंक विरोधी कानून, यूएपीए कानून के तहत कार्रवाई की है। यूएपीए पत्रकार श्याम मीरा सिंह के साथ साथ 102 लोगों को यूएपीए के तहत नोटिस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील मनोज और एहतेशाम हाशमी त्रिपुरा गए थे फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ। हमने कुछ भी ऐसा पोस्ट नहीं किया जो हमने नहीं बोला, हमने अपना बोला हुआ पोस्ट किया। जैसे हो किसी और का वीडियो जो कोई और बना रहा है वो पोस्ट कर दे, वो चीजें हमने पोस्ट नहीं करी। जो हमने बोला है वो वीडियो पोस्ट करी है, जो हमने देखा है, जो खुद शूट किया वो वीडियो पोस्ट करी है। इसके बाद भी यूएपीए के तहत इनके खिलाफ नोटिस आया है। यूएपीए से सुधरेंगे डिजिटल दंगाई, यूएपीए से सुधरेंगे डिजिटल दंगाई। त्रिपुरा पुलिस को बताना चाहिए कि जिन लोगों पर दंगा फैलाने की धाराएं लगाई गई हैं, क्या उनके खिलाफ भी यूएपीए लगा है? हमारे सहयोगी रतनदीप ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ यूएपीए की धाराएं नहीं लगाई गई हैं। डिजिटल दंगेबाज, यूएपीए ही इनका इलाज। यूएपीए के बारे में आप कितनी बार खबरें पढ़ते हैं, अदालतों की टिप्पणियां पढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप देखते हैं कि वही कहानी दोहराई जाती है। राज्य की मशीनरी को लगता है, और यह सही भी है, कि आप भूल जाते हैं। जैसे आप इसी साल जून की इन तस्वीरों को भूल गए होंगे जब नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और आसिफ इकबाल तन्हा को कई हफ्तों की जेल के बाद जमानत पर रिहा किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट को भाषण में कुछ भी भड़काऊ नहीं मिला। कोर्ट ने यह भी कहा, हमें यह कहना पड़ रहा है कि ऐसा लगता है कि असहमति को कुचलने की बेचैनी में राज्य की सोच में प्रदर्शन करने के संवैधानिक अधिकार और आतंकवादी गतिविधियों के बीच अंतर की रेखा धुंधली हो गई है। अगर इस तरह की सोच को और बढ़ावा मिला तो वह हमारे लोकतंत्र के लिए एक उदास दिन होगा। तो यूएपीए से सुधरेंगे डिजिटल दंगाई। सवाल यह भी कि त्रिपुरा में अफवाह वाली साजिश दिल्ली दंगों का ही अगला हिस्सा है क्या? टुकड़े गैंग दोनों में शामिल एक मॉडल। समझिएगा बहुत ध्यान से इस चीज को। यूएपीए, एनएसए, पीएएसए, इन कानूनों का इस्तेमाल क्या इसलिए होता है कि इनमें जमानत नहीं मिलती है? सारा जोर इसी पर है कि आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखा जाए। अगर वो राजनीतिक विरोधी है या राज्य की सत्ता को उसका चेहरा पसंद नहीं, तो यह कानून सबक सिखाने का सबसे आसान जरिया बनता जा रहा है। पत्रकार सिद्दीक कप्पन और उनके साथ गिरफ्तार हुए अतीकुर रहमान, मसूद अहमद, मोहम्मद आलम 13 महीनों से जेल में। हाथरस में बलात्कार की घटना को रिपोर्ट करने जा रहे थे। पत्रकार सिद्दीक कप्पन पर यूएपीए और राजद्रोह की धाराएं लगा दी गई, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ही कई बार कह चुका है कि राजद्रोह की धारा का इस्तेमाल अति हो गया है, गलत हो रहा है। शांति भंग करने का आरोप लगाया गया, जिसे हटाना पड़ा यूपी पुलिस को, क्योंकि वो साबित नहीं कर पाई। अतीकुर रहमान हृदय के मरीज हैं। खबर आई है कि उन्हें सर्जरी की जरूरत है, वरना नहीं बचेंगे। उनके भाई ने ऐसा बयान दिया है। स्टैन स्वामी की तो उम्र 80 साल से अधिक थी, चल फिर सकने की हालत में नहीं थे, जमानत नहीं मिली और मर गए। स्टैन स्वामी की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि आतंक विरोधी कानूनों, आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल असहमति को कुचलने और नागरिकों को प्रताड़ित करने में नहीं होना चाहिए। बेंगलुरु की 19 साल की अमूल्या के साथ जो हुआ उसे याद कर लीजिए। अमूल्या ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाए, 3 बार पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, फिर तुरंत 6 बार हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा।
लेकिन इसे लेकर टीवी पर भयानक डिबेट पैदा किया गया। उसके घर पर हमला हुआ, अमूल्या गिरफ्तार कर ली गई, 4 महीने तक जेल में रहने के बाद जमानत मिलती है। अब ध्यान से सुनिए, बेंगलुरु पुलिस ने 90 दिनों के भीतर चार्जशीट तक दायर नहीं की, इसलिए जमानत मिली। कई भाषणों में कुछ नहीं होता, फिर भी उन्हें शांति के लिए खतरा बताकर किसी को महीनों जेल में बंद कर दिया जाता है। डॉक्टर कफील खान का केस क्लासिक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अवैध रूप से एनएसए लगाया गया, अवैध रूप से, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई। कफील खान 7 महीने से अधिक समय तक जेल में रहे। क्या यह अरेस्ट राज नहीं है? जिन भाषणों के नाम पर अखिल गोगोई को महीनों जेल में रखा गया, उसके बारे में कोर्ट ने कहा उसमें कुछ भी नहीं। केरल के एनआईए कोर्ट के जज अनिल के भास्कर ने अल्लन सुएब और त्वाहा फसल को यूएपीए के मामले में जमानत दे दी। इन पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी सीपीआईएम से जुड़े होने का आरोप लगा है। इसके पक्ष में एनआईए ने किताबें, पोस्टर और बैनर पेश किए। मीडिया रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि दोनों पर नोटबंदी और पुलिस अत्याचारों के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में हिस्सा लेने का आरोप था। बताइए, क्या नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे तो यूएपीए लगा दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि किताब रखना या किसी संगठन से जुड़ा होना आतंकी कार्रवाई नहीं है। इनको क्या छोड़ देना चाहिए रहमानी साहब, या यूएपीए ही इनका इलाज है? तस्लीम अहमद रहमानी। इन कानूनों का एक ही इस्तेमाल रह गया है, आतंक का भूत फैलाकर आम आदमी को जेल में सड़ा दो। अखिल गोगोई का मामला हो या अमूल्या का, कफील खान का या दिशा रवि का, यही बार बार सामने आ रहा है कि सत्ता का मकसद एक है, सबका मालिक एक है। जेल में डालो, गोदी मीडिया को डिबेट का टॉपिक दो ताकि असली मुद्दों पर बात ना हो। देखिए अमन जी, पहले तो मैं न्यूज़ 18 और आपको धन्यवाद दूंगा कि त्रिपुरा के विषय में आज डिबेट कर रहे हैं। अमूमन नॉर्थ ईस्ट के विषय में हमारे देश में कम डिबेट होते हैं। अच्छी बात है कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में डिबेट कर रहे हैं। इसमें नुकसान आम आदमी का है। आपके बदले बोलने वालों को चुप करा दिया जाएगा, उसके बाद अगला हमला आम नागरिक पर होगा। जब कोई बोलने वाला नहीं होगा, तब डरकर महंगाई का सपोर्ट करना पड़ेगा।